गुड आफ्टरनून। आज हम गद्य खंड ना पढ़ के आज हम काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड में नागार्जुन द्वारा लिखे गए जो पाठ है यह दंतुरित मुस्कान पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम नागार्जुन जी के जीवन शैली के बारे में जानेंगे, उनके विषय में जानेंगे, उनकी भाषा शैली जानेंगे। चलिए, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 के स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव से धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन प्रमुख काव्य कृतियाँ युगधारा, संतरंगे, पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कवित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्य योगदान के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख हैं हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कवित्व के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में उन समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में कविताएं लिखी। मातृभाषा में मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन के गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचारी राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। शायद तो दौर वे ऐसे अकेले थे कि जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्य दुनिया में समान लोकप्रिय थे। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं में व्यापक लोकप्रियता देखने को मिलती है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना के वे मुक्तक छंद भी हमें दिखाई देते हैं। चलिए, आज हम पढ़ते हैं नागार्जुन द्वारा लिखी यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान का मतलब है जब बच्चों के छोटे छोटे दांत आते हैं, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। कविता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर ताला मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफिलाका के फूल बासा था कि बबूल। भावार्थ। कवि दांत निकलते हुए नन्हे शिशु पर मुग्ध होकर कहते हैं कि ओ नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु बच्चे, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है जो दिल को छू जाती है कि मुर्दे में भी वह जान डाल सकती है। अगर कोई उदास निराश बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठे। तुम्हारे दिल से सने शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में खिले नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल उठे। आशय है कि तुम्हारे धूल सने शरीर को देख मन कमल के समान खिल उठता है। और ओ शिशु, तुम मेरे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुझे छूकर चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई होगी। आशय यह है कि बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघलना देने की शक्ति होती है। इस शिशु के समान
सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष या शेफिलिका के फूल बरसाने लगता है। आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव भी सरस हो उठते हैं, यानी हंस उठते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अमीमेश, थक गए हो अखलू में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। भावार्थ, कभी अपनी ओर एक टक निहारते शिशु को देखते हुए कहते कि अरे तुम मुझे इस तरह एक टक देखे जा रहे हो, समझ गया तुम मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हो, परंतु क्या तुम मुझे इस तरह लगातार अब पलक देखते ही रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो इसलिए हिलना डुलना छोड़ना एक टक देखने लगे? अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूं, तुम्हें इस तरह न देखूं? कवि कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, मगर यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में न मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान न देख पाता, न ही तुम्हारी इस मनमोहक रूप छवि के बारे में जान पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि में प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही, मधुर पर्क देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। भावार्थ, कवि ने दांतों वाले शिशु को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें जानकर और तुम्हारी सुंदर रूपी छवि देखने के कारण धन्य है। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग कुछ पराया हो गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया के से पृथक अलग हूँ, अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ। ठीक भी है प्रिय शिशु, मुझ मेहमान से तुम्हारा संपर्क ही कितना है? बहुत कम। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों में मधुपर्क चटाती रहती है और वात्सल्य भरा प्यार देती रहती है। तुम जब तिरछी नज़र से मुझे देखते और अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद तुम्हें आंखें मिलती हैं, तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो और सच कहूँ तुम्हारे उगते हुए दांतों वाली तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। मैं उस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सका देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा होगा संपर्क, उंगलियां माँ कराती रही, मधुपर्क देखते तुम इधर कनक की मार, और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। नागार्जुन द्वारा इन्हीं के द्वारा एक और लेख लिखा गया है कविता के माध्यम, फसल। एक है नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक है नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक ही नहीं दो ही नहीं हजारों हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणगान। नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक नहीं दो भी नहीं अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है।
न जाने किस किस पानी से सींच कर ये फसलें तैयार की जाती हैं। इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। अर्थात न जाने कितने करोड़ों किसानों मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है। उन सबके श्रम का गौरव इन फसलों में है। न जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुणगान और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। आशा यह है कि ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकने का। कभी प्रश्न करता है कि खेतों में उगी हुई फसलें आखिर क्या हैं? वह स्वयं को उत्तर देता है कि ये फसलें और कुछ नहीं बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं। इनमें नदियों का जादुई प्रभाव है कि किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली हैं। आशा यह है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी में उपजी हैं, कहीं काली मिट्टी में उपजी हैं, तो कहीं संदली मिट्टी में उपजी हैं। आशा यह है कि इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव छिपा हुआ है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आशा यह है कि सूरज की किरणों ने ही इन्हें ऊष्मा देकर इस तरह रूपाकार प्रदान किया है। हवाओं का थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गया है। आशा यह है कि इन्हें बड़ा करने में वायु का भी भरपूर योगदान है।